दोस्तों नमस्कार। मैं विकास लोको पायलट एक बार फिर आपके सामने बूस्टर डोज लेकर आया हूँ। आपको 2024 में रेलवे में एक मेडल दिलाने का जो सपना मैंने ठाना है, उस सपने को पूरा करने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। साथियों, आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जी तोड़ मेहनत के साथ आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसके ज़रिए आप लोग अपने लिए 2024 में एक नौकरी पा सकोगे। आज मैं साइंस बूस्टर डोज के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ। साइंस का बूस्टर डोज है और मेरी हर बात में मैं जो भी बात मेरे मुंह से बोलता हूँ वो सारी बात आज तक एग्ज़ाम में आई हुई है। दोस्तों, मैं साइंस में आपको परमाणु की बात करूँगा। परमाणु के बारे में अक्सर कई तरह की चीज़ें आती हैं। परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। दोस्तों, जो परमाणु है इसके बारे में आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त खबरें बताने वाला हूँ। सारी खबरें एग्ज़ाम में आई हुई हैं। एनसीईआरटी बेस से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से परमाणु की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से परमाणु के बारे में सत्य कथन नहीं है। निम्नलिखित में से परमाणु के बारे में सत्य कथन है। 3-4 क्वेश्चन इसी बेस पे आते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूँ। देखिए दोस्तों, परमाणु एक सबसे छोटा कण होता है, एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा कण। इसका मतलब होता है सबसे छोटा कण होता है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है परमाणु। इसका मतलब यह है कि इसको और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं तोड़ूंगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसको मैं तोड़ नहीं सकता, उससे आगे मैं नहीं तोड़ सकता। तो उसका मतलब जब मैं इस मार्कर के उस टुकड़े को तोड़ नहीं पाऊंगा तो वो क्या कहलाएगा? परमाणु। दोस्तों, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये। लेकिन अभी जो नई डेफिनेशन चली है, ये पुरानी डेफिनेशन है, ओल्ड डेफिनेशन है। नई एनसीईआरटी में जो न्यू एनसीईआरटी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें लिखा होगा कि जो एटम है, जो परमाणु है, इस परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। पहले तो ये है कि परमाणु, जब मैं मार्कर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा था तो इसका मतलब एक स्थिति ऐसी आ रही थी कि उसके बाद ये टूट नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों, अब ये एक ऐसा कण बन गया है कि ये अब टूट नहीं सकता है। ये नई परिभाषा के अनुसार ये एक विभाज्य कण है। कौन सा कण है? विभाज्य कण है। कौन सा पार्टिकल है दोस्तों? विभाज्य पार्टिकल है। नई परिभाषा के अनुसार, नई डेफिनेशन के अनुसार वर्तमान में जो परमाणु है वो एक विभाज्य कण है। कौन सा कण है दोस्तों? विभाज्य कण है। इसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता है। आगे की बात सुनिए, आप बूस्टर डोज को नोट्स में उतारते रहिए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इससे भी छोटा कण होता है। ये जो परमाणु होता है ना, ये जो एटम होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इससे भी छोटा कण होता है ये। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। मीन्स अगर कोई संख्या, अगर कोई चीज़, अगर कोई वस्तु परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, परमाणु है तो प्रोटॉन रहेगा, एटम है तो न्यूट्रॉन रहेगा।
तीनों चीज़ें उसमें अवेलेबल रहेंगी। मतलब इन तीन चीज़ों से मिलकर एटम बना होता है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बना होता है? एटम। लेकिन एक अपवाद है, एक एग्जेप्शन केस है, एक एब्जेक्शनल केस है, इसको मैं अपवाद बोलूँगा हिंदी मीडियम के लिए। देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन होता है जिसको एस से लिखते हैं, हाइड्रोजन में आपने देखा होगा कि न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। इस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, ये रेलवे में, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये आया हुआ है क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन आपके पास किस में नहीं होता है? हाइड्रोजन में। मेरी बात को ढंग से समझिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज़ रहेंगी परमाणु में, लेकिन एक चीज़ आपके पास ऐसी है, एक अपवाद आपके पास ऐसा है, हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित पदार्थ, निम्नलिखित कण छांटिए जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऐसा कुछ पूछेगा, तो आपको क्वेश्चन में क्या कहना है? हाइड्रोजन। समझ गए दोस्तों? आगे की बात सुनते हैं। इसके बारे में लिखा जाता है, परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। जो परमाणु होता है वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार, निम्नलिखित परमाणु के बिंदुओं पर विचार कीजिए। उसमें ऑप्शन में लिखा रहेगा परमाणु मुक्त अवस्था में रह सकता है, तो आपको गलत करना है। लेकिन परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, ये बिल्कुल सही है, परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद केस है दोस्तों, एक अपवाद केस है। जो आपके पास अक्रिय गैस होती हैं, जो आपके पास अक्रिय गैस होती हैं, जो आपके पास अक्रिय गैस होती हैं, अक्रिय गैस मीन्स हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये रेडॉन को आरएन भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में एक्सएन लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन इसका अपवाद है। क्वेश्चन पूछ ले कि क्या अक्रिय गैसों में परमाणु मुक्त अवस्था में रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, क्योंकि अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, प्रॉपर स्टेट में नहीं रहते हैं, प्री फेज अवस्था में रहते हैं। जब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जब इनमें प्रॉपर अवस्था में आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये गैसें अक्रिय हैं। अक्रिय गैसों में परमाणु मुक्त अवस्था में रह पाता है। जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परमाणु मुक्त अवस्था में, आपसे नॉर्मल पूछेगा परमाणु मुक्त अवस्था में रह सकता है क्या, तो आपको कहना है कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। लेकिन दूसरा पॉइंट आपको बना के दे दे, क्या परमाणु अक्रिय गैसों में मुक्त अवस्था में रह सकता है, आपको कहना है जी हाँ, अक्रिय गैसों में परमाणु मुक्त अवस्था में रह सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये क्वेश्चन 2018 में ALP में आया था। आवर्त सारणी में टोटल अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6। जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पास टोटल अक्रिय गैसें कितनी हैं, तो आपको अक्रिय गैसों में लिखना है कि अक्रिय गैस टोटल हमारे पास 6 होती हैं, 6 गैसें होती हैं। जो 6 गैसेस होती हैं उसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनका प्रतीक चिन्ह, इनका आइडेंटिफाई मार्क आपको पता होना चाहिए। हीलियम को ऐसे लिखा जाता है, नियोन को ऐसे लिखा जाता है, इन सभी को आपके पास होना चाहिए। अक्रिय गैसें मुक्त अवस्था में रह सकती हैं, अक्रिय गैसें मुक्त अवस्था में रह सकती हैं। समझ में आ गया दोस्तों? अक्रिय गैसें मुक्त अवस्था में रह सकती हैं। आज मैं आपको एटम के बारे में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एटम सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन नई परिभाषा के अनुसार इसको विभाजित किया जा सकता है। दूसरी चीज़,
परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन आवर्त सारणी में 6 गैसें ऐसी हैं जिनको अक्रिय गैसें बोला जाता है, अक्रिय गैस बोला जाता है, वो मुक्त अवस्था में रहती हैं। अगली बात दोस्तों, एटम को केमिकल रिएक्शन मीन्स रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संरक्षित। दोस्तों, परमाणु को ना उत्पन्न किया जा सकता है, परमाणु को ना प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। परमाणु को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसको संरक्षित किया जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, केमिकल रिएक्शन द्वारा संरक्षित का मतलब इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे मैं एक आपके पास केमिकल रिएक्शन लेता हूँ, N2 प्लस 3H2, ये रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये हो जाएगा 2NH3। दोस्तों, जब नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से होगी, जब नाइट्रोजन के 2 अणु, हाइड्रोजन के 6 अणु, 3 दूनी 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ये 6 अणु जब रिएक्शन करेंगे तो आपके पास NH3 अमोनिया का निर्माण करेंगे। अब देखिए दोस्तों, संरक्षित का मतलब आपको पता लग रहा है, नाइट्रोजन के इसमें कितने अणु हैं? 2। इसमें भी हमारे पास नाइट्रोजन के कितने अणु हैं? 2। हमारे पास हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 3 दूनी 6, मतलब हाइड्रोजन 6 है ना हमारे पास, इधर भी हाइड्रोजन 6 है, ऐसे ये 3 है ना आपके पास, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हाइड्रोजन कितना है? इधर भी हाइड्रोजन कितना है? 6। इसका मतलब हमारे पास जितनी वैल्यू इधर है उतनी वैल्यू आपके पास इधर है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन जितना प्रोटेक्शन इधर देता है इतना ही प्रोटेक्शन इधर देगा ना। इसका मतलब साफ है कि परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा परमाणु को संरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 नाभिकीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 रासायनिक अभिक्रिया, नंबर 3 भौतिक अभिक्रिया, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। N2 प्लस 3H2 जितना इधर है उतना ही इधर है, नोटेड कर लेना। अगली चीज़, लेकिन केमिकल रिएक्शन के द्वारा तो इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा, न्यूक्लियर रिएक्शन हिंदी में बोलूँगा नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा, नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा इसको संरक्षित नहीं किया जा सकता है। नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा इसको संरक्षित नहीं किया जा सकता है। नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा इसको संरक्षित नहीं किया जा सकता है। वो कैसे? देखो, आपने देखा होगा नाभिकीय भट्टियों में नाभिकीय अभिक्रिया कहाँ होती है? जहाँ आपके पास, आपने देखा होगा नाभिकीय रिएक्टर नाम सुना होगा, नाभिकीय भट्टी सुना होगा, जिसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। नाभिकीय भट्टियों में नाभिकीय अभिक्रिया में जो यूरेनियम होता है वो आपके ईंधन के रूप में काम आता है। यूरेनियम पर जब चोट की जाती है, यूरेनियम पर बमबारी की जाती है, तो ये दो कणों में टूट जाता है दोस्तों। ये 2 कणों में टूट जाता है दोस्तों। ये बेरियम और क्रिप्टॉन,
बेरियम और क्रिप्टॉन में ये टूट जाता है। दोस्तों, जब यूरेनियम नाभिकीय भट्टियों में जो यूरेनियम होता है उसको ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। जब इस पर बमबारी की जाती है, इस पर गोलाबारी की जाती है, इस पर बमबारी की जाती है, इस पर जब चोट की जाती है तो ये 2 कणों में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टॉन। जबकि आपने रासायनिक अभिक्रिया में देखा था जितना प्रोडक्ट इधर था उतना ही प्रोडक्ट उधर था, लेकिन इतना नाभिकीय अभिक्रियाओं में जितना प्रोडक्ट इधर है उतना प्रोडक्ट इधर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछे कि यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेरियम और क्रिप्टॉन में। न्यूक्लियर नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा परमाणु को संरक्षित किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रियाओं में अभिक्रिया होने से पहले नाभिकीय अभिक्रियाओं में आपको पता होगा कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में ये क्रिया हो रही है ना, इससे पहले कुछ प्रोडक्ट और है और इसके बाद प्रोडक्ट कुछ और है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में प्रोडक्ट आपके पास सेम प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है तो अगला पॉइंट आता है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, सीधी सी बात है। जब इसको केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया जब इसको संरक्षित कर रही है, जब प्रोडक्ट आपके पास सेम आ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसको संरक्षित किया जा रहा है, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। क्योंकि जो आदमी आपको बचाएगा आप उसी की पैरवी करोगे, जो आदमी आपको ऑलरेडी बचाने का प्रयास करेगा आप उसी के पास जाना पसंद करोगे, जो आदमी आपके खिलाफ जाएगा आप उससे दूरी बनाओगे। इसलिए रासायनिक अभिक्रियाओं में ये भाग लेता है, जबकि नाभिकीय अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा परमाणु या एटम संरक्षित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जो परमाणु होता है, जो मैं एटम की आगे बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन कोई आपसे कह दे कि एटम बड़ा होता है या मॉलिक्यूल बड़ा होता है, ये क्वेश्चन मुझे आप लोग बताना कि एटम बड़ा होता है या मॉलिक्यूल बड़ा होता है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, परमाणु बड़ा होता है या अणु बड़ा होता है, दोनों में से बड़ा क्या होता है? दोनों में से बड़ा जो होता है उसको आप कमेंट में करके बताना। दोस्तों, इसके जो मेन पॉइंट हैं उन मेन पॉइंटों को याद कर लेना, मेन पॉइंटों को अच्छी तरीके से माइंड में सेटअप कर लेना। क्वेश्चन असत्य कथन में पूछता है, परमाणु के बारे में असत्य कथन है, परमाणु के लिए सत्य कथन है, परमाणु के लिए नाभिकीय भट्टियों में संरक्षित होगा या नहीं होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में संरक्षित होगा या नहीं होगा, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है या नहीं लेता है, परमाणु नाभिकीय अभिक्रियाओं में भाग लेता है या नहीं लेता है। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि परमाणु बड़ा है या अणु बड़ा है। बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक जुड़ते रहिए और ज़रूरतमंद बच्चों को शेयर करते रहिए। दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बस मेहनत कीजिए। एक क्वेश्चन जो मैंने बोला है वो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट्स बना लेना, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना, शॉर्ट नोट्स के तौर पर आपको काम करेंगे। 15 से 20 नंबर आपके लिए बढ़ाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।